जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th को लेकर आ रहे हैं। देखते हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल में बहुत सारे लोगों का टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, जो कि आज हम ज्योग्राफी का निचोड़ टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं कि यह जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आता है जियो और दूसरा शब्द आता है ग्राफी। एक शब्द आता है जियो, दूसरा शब्द आता है ग्राफी, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है वर्णन करना। अर्थात कहा जाए तो अगर हम लोग संपूर्ण पृथ्वी का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वह ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। भूगोल यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, और भूमि प्लस गोल। अर्थात भूमि कैसा है, गोल है, लेकिन हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि भूमि का आकार अर्थात पृथ्वी का जो आकार है वह भू-आब आकार का है, अर्थात जियोड आकार का है। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी का जो पिता कहा गया वह ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थेनीज को कहा गया था। अभी भी कहा जाता है कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को। तो आते हैं हम लोग चैप्टर में। इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी। आते हैं, पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है। संसाधन एवं विकास, यह जो चैप्टर है वह फर्स्ट। संसाधन और विकास में आते हैं, सबसे पहले सवाल ही उठता है संसाधन होता क्या है, विकास क्या होता है। संसाधन क्या है, विकास क्या है, तो हम देखते हैं कि संसाधन अर्थात इसको अगर तोड़कर हम पढ़ते हैं संसारधन। संसारधन अर्थात संसार में जितने भी धन हैं वे सारे संसाधन हैं। हमारे विश्व में, हमारे पृथ्वी पर जितने सारी वस्तुएं हैं वो सारे संसाधन हैं, लेकिन हम उसको संसाधन कब कहेंगे, जब हम उस वस्तुओं का उपयोग में हम लाएंगे। जब हम कोई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं वही मेरा कहला जाता है संसाधन, वही मेरा कहलाता है संसाधन। तो वे हमारे, लिखेंगे यहाँ, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी सारी वस्तुएं ऐसी सारी वस्तुएं जो प्रौद्योगिकी के अनुसार, जो प्रौद्योगिकी के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है, आवश्यकताओं को पूरी करती है,
संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी सारी वस्तुएं जो हम अपने प्रौद्योगिकी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वस्तुएं से वे संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहते हैं। अब आते हैं कि संसाधन को लोग बहुत तरह से यूज करता है, बहुत सारा तरह से उपयोग में लाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को संसाधन को यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं वे अच्छी तरह से चल सके। सबसे पहले देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, इसे 4 भागों में बांटा है। पहला देखते हैं, सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है। एक आता है जैव संसाधन और एक जो आता है अजैव संसाधन। एक आता है जैव संसाधन, एक आता है अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा है। पहला है नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, और जो दूसरा है वह अनवीकरणीय अनवीकरणीय योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जो बांटा है उसे भी कई भागों में बांटा है। तो इसमें से सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है समूह सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको 4 भागों में बांटा है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर, इसको भी 4 भागों में। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है भंडार संसाधन, तीसरा है
संचित संसाधन उसके बाद चौथा है विकसित संसाधन। ये संसाधनों का प्रकार में बांटा है। सबसे पहले देखते हैं संसाधन एवं विकास। चैप्टर 1 है संसाधन। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी सारी वस्तुएं जो प्रौद्योगिकी के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है, संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार जो है उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर भी चार भागों में बांटा है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर भी इसे चार भागों में संभाव्य संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन, विकसित संसाधन। इसको हम शॉर्ट भाषा में जैव संसाधन क्या होते हैं, जो वैसे संसाधन जो हमारे जीव मंडल में सजीव वस्तुएं पाए जाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव यहाँ पर पाया गया है सजीव, प्राणी जात, वनस्पति जात, मछली पालन, ये सारी चीजें जैव संसाधन के अंतर्गत। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जो निर्जीव वस्तुएं से बनी होती है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, यह एक प्रकार का अजैव संसाधन है और यह निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आते हैं। कई प्रकार के धातुएं अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय कहने का अर्थ है कि नवीन नया बन जाना, और नया बन जाना एक बार यूज किए फिर दोबारा बन गया, फिर तीसरा बार यूज किए फिर तुरंत बनकर रेडी। अर्थात कहा जाए कि इसको हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। एक बार यह कभी भी संसाधन खत्म नहीं होते हैं, यह संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, हम सौर ऊर्जा का जितना यूज करेंगे उतना कोई दिक्कत नहीं, यह कभी भी खत्म समाप्त नहीं होंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय, इसमें एक बार अगर हम वस्तुओं को इस्तेमाल, आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो वह तुरंत खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माने अर्थात कहा जाए कि ये इसे बनने में लाखों करोड़ों अर्थात समय का अंतराल बहुत देखा जाता है। इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में खनिज आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आते हैं। इसमें से कई प्रकार के धातुएं भी हैं, और यह धातु में ऐसे कई धातुएं होते हैं जो उसको पुनः पूर्ति, पुनः चक्रण किया जा सकता है अनवीकरणीय के अंतर्गत। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि इसमें किसी का मालिक व्यक्ति ही रहता है। भूमि का मालिक व्यक्ति रहता है, इसमें अपना जो मालिक है वह खुद अपना व्यक्ति ही रहता है, पर्सनल। अर्थात कहा जाए भूमि का मालिक या किसी कुआं का मालिक या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मालिक व्यक्ति रहता है, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन, इसमें जो मालिक होते हैं वह सामुदायिक होते हैं, इसमें कोई एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है, इसमें कई सारे व्यक्तियों का रहता है समुदाय में। जैसे अगर मान लेते हैं कि यह रोड जो है वह कई व्यक्तियों का उसमें हक रहता है। मान लेते हैं किसी भी स्थान पर बनाया गया चबूतरा,
यह भी चबूतरा जो है वह सामुदायिक संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, यह जो राष्ट्रीय, यह पूरा एक देश में एक देश में जितने सारी वस्तुएं पाई जाती है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में हमारे भारत के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, अगर समुद्र से हम 12 समुद्री मील अगर बाहर 12 समुद्री मील के अगर हम अंदर आते हैं तो हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। 12 समुद्री मील अर्थात 12 समुद्री मील के अंदर ऐसे सारी वस्तुएं, जो भी चीज वस्तुएं पाई जाती होगी वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 समुद्री मील के अगर दूर चले जाते हैं तो उसमें किसी भी देश का अधिकार होता है, किसी भी देश का अधिकार उसमें हो सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य संसाधन, और यह जो संभाव्य संसाधन है इसमें संभावना व्यक्त किया गया है। क्या संभावना व्यक्त किया गया? संसाधन तो है बहुत सारा, संसाधन तो है बहुत सारा। जैसे में अगर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से बहुत सारे पवन द्वारा ऊर्जा बनाए जाएंगे, लेकिन यह कार्यरत धीरे 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 होता जा रहा है। तो ये संभावित संसाधन, संभावना है कि वहां पर ये काम हो जाएंगे। भंडार संसाधन, भंडार संसाधन कहने का अर्थ है कि जहां पर वस्तुएं का भंडार है, बहुत सारा भंडार है, लेकिन इस्तेमाल अगर हम अपना प्रौद्योगिकी के अनुसार अपना टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो वह भंडार संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। संचित संसाधन जमा है, विकसित संसाधन जमा है। बाकी बात ये दोनों का विस्तृत से बताएंगे। अब आते हैं धीरे धीरे उत्पत्ति के आधार पर पहला जैव संसाधन, इसे नोट कर लीजिए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर पहला जैव संसाधन। वे सारी वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जो जो जीवमंडल में जीवन व्याप्त है, जीवमंडल में जीवन व्याप्त है जैव संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में देखा जाए मानव, प्राणी जात, वनस्पति जात इत्यादि, ये है। दूसरा आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन अजैव संसाधन वे सारी वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जो निर्जीव
वस्तुओं का निर्जीव वस्तु का बना होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान और धातुएं आदि। अब आते हैं दूसरा, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ये क्या है? वे वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जो एक बार उपयोग में लाने पर उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके तथा यह संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन जल आदि। अब दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। वे सारी वस्तुएं अनवीकरणीय संसाधन। यह संसाधन के निर्माण होने में
समय का अंतराल समय का अंतराल बहुत अधिक होते हैं। बहुत अधिक होते हैं। इनमें से कुछ संसाधन इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय होते चक्रीय होते हैं। जैसे धातु 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 एग्जाम्पल अनवीकरणीय का एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, ऐसी बहुत सारी वस्तु। एक बार देखते हैं जैव संसाधन वे सारी वस्तुएं जो जीव मंडल में जीवन व्याप्त है जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण मानव, प्राणीजात, वनस्पति जात। अजैव संसाधन वे सारी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तु का बना होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान और धातुएं। समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय संसाधन वे सारी वस्तुएं जो एक बार उपयोग में लाने पर उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके तथा यह संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन जल आदि। अनवीकरणीय संसाधन यह संसाधन के निर्माण होने में समय का अंतराल बहुत अधिक होते हैं। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं। पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं जैसे धातुएं। उदाहरण में कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसे नोट कीजिए। अब तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। पहला व्यक्तिगत संसाधन। ये इस संसाधन में किसी भी वस्तु का मालिक
खुद होते हैं, खुद होते हैं। जैसे किसी जमीन का, किसी भूमि का किसी भूमि का मालिक एक किसान होता है, तथा जिसके पास भूखंड भूखंड नहीं होते हैं, वे अपने घर के मालिक होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में, इस संसाधन में किसी भी वस्तु का मालिक खुद होते हैं, किसी भी वस्तुओं का मालिक खुद होते हैं। जैसे किसी भूमि का मालिक एक किसान होता है तथा जिसके पास भूखंड नहीं होते हैं वे अपने घर के मालिक होते हैं, वे अपने घर के मालिक होते हैं। वे अपने घर के मालिक होते हैं। घर या तालाब या कुआं, इस प्रकार से लिखते हैं। घर, तालाब, कुआं के मालिक होते हैं। आगे व्यक्तिगत के बाद आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, इस संसाधन में किसी भी वस्तु का कोई एक वस्तु का संसाधन में कोई एक वस्तु का इस संसाधन में कोई एक वस्तु का मालिक समाज के लोग या समुदाय के लोग रहते हैं। समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे चारण भूमि, पशु चारण भूमि, तालाब, शमशान, चबूतरे, मंदिर आदि। सामुदायिक संसाधन। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन।
इस संसाधन में एक देश के अंदर पाए जाने वाले सारी वस्तुएं तथा महासागर में तथा महासागर में 12 समुद्री मील के अंदर पाया जाने वाला मील के अंदर पाया जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण रेलवे लाइन। उसके बाद वन। अब आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन इस संसाधन में इस संसाधन में एक देश के बाहर पाए जाने वाले सारे संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यदि 200 समुद्री मील के बाहर वाले संसाधन अंतरराष्ट्रीय होता है। संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। नोट कीजिए इसे।
चौथा, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर पहला, संभावित संसाधन। ये वे संसाधन जो किसी भी स्थान में संसाधन होने की संभावना जताया हो संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिम में भारत के पश्चिम में राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की संभावना है। आगे, विकसित संसाधन। ये वे संसाधन जिनकी गुणवत्ता के आधार पर निश्चित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। आगे है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन उसका उपयोग के
के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है भंडार संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, इससे ऊर्जा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी का उपलब्ध नहीं। आगे संचित कोष वे संसाधन जो पहले से संचित जमा है, संचित है, लेकिन उसे निकालना बहुत कठिन है और प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के तट पे कोयला का भंडार बहुत है, तो वहाँ पर कोयला का भंडार होने के कारण वहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था तो सारे पेड़ पौधे दब गए, और जब दब गए तो वही जब ज्वालामुखी ठंडी हो गई तो ठंडी होने के कारण वहाँ पर चट्टान में परिवर्तन हो गया, और चट्टान में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पर खुदाई करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कोयला नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार से आज का क्लास रहा। अगर आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आई होगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी बात फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।